आई होप आप लोगों ने वो सब समझ लिया है जो हम लोगों ने कल तक रिवाइज किया था और डिस्कस किया था। यस मैम। उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का डाउट, चाहे आपको हिंदी इंग्लिश मतलब ही पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हो। नो मैम। चलो तो हम लोग अभी सब लोग आ जाते हैं, फिर अपन सेक्शन 8 को और रिवाइज कर लेते हैं। जो अपना जितना भी हुआ है अभी तक वो सब कुछ कवर हो जाएगा, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे आज ही नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको। मैम जो इसके फर्स्ट वाले पेज पर है वो नहीं करवाया क्या आपने? नहीं नहीं, अभी वो नहीं कर रहा है। वो सेक्शन, वो जो हम लोग प्राइवेट कंपनी के बच्चे पढ़ रहे हैं ना अभी, स्मॉल कंपनी और ओपीसी, वो उसका पार्ट है। देखो ये जो नोट्स मैंने आपको, जो ये वाले नोट्स दिए थे ना, ये जो प्रिंटेड वाले हैं, ये एक्चुअली इंटर लेवल के हैं। बट इंटर में और फाउंडेशन में डिट्टो सेम टू सेम एग्जाम, मतलब ऐसे समझ लो कॉपी पेस्ट है ये चीजें। तो इसलिए मैंने आपको एज इट इज यहाँ से दिए थे ये। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है इनमें। जब तक मैं समझाऊंगी नहीं, आपको नहीं समझ आएंगे ये वाले। हाँ तो वही है। अच्छा अभी दिया आता है क्या आपको? देखो अभी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार सब लोग आ जाएं। अरे जल्दी से आ जाओ। ये देना मत तो किसी को। गुड मॉर्निंग हरीश। देखो एक क्वेश्चन आया मैम, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? देखो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स नहीं बोला जाता, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एक सेकंड गाइस। देखो क्या होता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स बोला जाता है इनको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। कौन होते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स? जैसे ऐसे समझना, कंपनी में, जैसे आप लोगों को ये टॉपिक ना मुश्किल है थोड़ा समझ आना, क्योंकि आपको अभी बेसिक भी नहीं पता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी आपको पूरा प्रॉपर समझाने की। देखो माइनॉरिटी, एक सेकेंड। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का केस में देखो ऐसा होता है, मान लो कि कंपनी के पास 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब 10,000 इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के पास में। क्या होता है इसमें से, जब भी हमें कोई चीज अप्रूव करवानी होती है, जैसे मानो हमें कोई भी बात अप्रूव करवानी है, मैं इस पर्टिकुलर बैंक से इतना अमाउंट रेज कर सकता हूँ क्या, ये कंपनी दूसरी कंपनी से डीलिंग कर सकती है क्या, ऐसे केसेस में क्या होता है, मेंबर से उनका कंसेंट मंगवाया जाता है। कंसेंट मतलब उनकी सहमति मंगवाई जाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट। तो उनसे उनकी सहमति मंगवाई जाती है, कंसेंट मंगवाया जाता है कि आर यू अग्री, अगर आप लोग, मतलब आर यू रेडी या डू यू अग्री, आप उस चीज से एग्री करते हो क्या, आप रेडी हो क्या, अगर हम लोग ये डीलिंग इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कर लें तो। उन लोग से इसका कंसेंट लिया जाता है, यस या नो में इनका आंसर लिया जाता है। अब नॉर्मली आप लोग समझना, आप लोग स्कूल जस्ट अभी कर कर आए हो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कभी इस तरीके का कोई ओपिनियन आप लोगों की क्लास में लिया जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर बंदे से पढ़ना है, या इस पर्टिकुलर मैम से पढ़ना है, इस पर्टिकुलर सर से पढ़ना है, उस केस में क्या दिया जाता है आप लोगों को, वहां सिंपल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। मेजोरिटी जैसा बोलती है नॉर्मल केसेस में, वैसा ही होता है मोस्टली सब जगह पर। स्पेशली क्लासरूम्स या जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वहां सिंपल मेजोरिटी कैलकुलेट किया जाता है। ये मेजोरिटी का मतलब हो गया कम से कम 51%।
क्योंकि एग्जैक्टली 50-50 पर तो कोई मतलब ही नहीं ना, 50-50 पर तो कोई भी चीज का सेंस ही नहीं आएगा। कम से कम 51% अगर हाँ मिल जाए ना, तो मतलब मैं वो काम कर सकती हूँ, और अगर मुझे हाँ नहीं मिला 51%, मतलब मैं वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के साथ साथ इसे तो बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाता है इसको। एक सेकेंड, देखो क्या होता है, एक तो होता है ओआर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब, मीटिंग में अगर 100 लोग आए थे तो कम से कम 51 मेंबर्स ने मुझे उस चीज के लिए हाँ बोल दिया है कि मैं वो काम कर सकती हूँ। इसका मतलब है मुझे ऑर्डिनरी, मेरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है और मुझे सिंपल मेजॉरिटी का कंसेंट मिल चुका है, यानी 51% लोग मेरी इस बात से सहमत है। और जब मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाती हूँ, एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है, तब आपको कंसेंट चाहिए होता है 3/4 कंसेंट, जिसको तो लॉ ने बोला है कि 3/4, और अगर सिंपल टर्म्स में हम समझना चाहें तो एटलीस्ट 75% कंसेंट आपको चाहिए। कम से कम इतने लोग अगर सहमत हो जाएं, इतने लोग अपना कंसेंट दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो काम फिर कर सकते हो। आप बोलोगे मैम हमने तो इन्वेस्टर्स के बारे में पूछा था, आप ये रेजोल्यूशन क्यों समझा रहे हो? समझ आएगा आपको अभी, अभी बस पेशेंस रख के इतना समझो कि मैं क्या समझा रही हूँ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जहां आपको 51, कम से कम 51% कंसेंट चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां आपको कम से कम 75% कंसेंट चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक माइनर सी चीज है, एग्जैक्टली 75% अगर मुझे कंसेंट मिल जाता है तो मेरा एसआर पास हो जाता है, लेकिन अगर मेरे को एग्जैक्टली 50% कंसेंट मिले तो मेरा ओआर पास नहीं होता। ओआर के लिए मुझे कितना चाहिए, 51 चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। 50-50 पर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे 76 नहीं चाहिए, यहाँ एग्जैक्ट 75 पर भी ये मान लिया जाता है कि मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। ठीक है, ये तो हमने बात की कि ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। अब देखो आप लोग अगर एक चीज देख पाए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कितना कंसेंट चाहिए होता है, 75 इन द केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको कितना कंसेंट चाहिए, 51% चाहिए। तो आप ये बताओ, मान लो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसा है जिनके पास टोटल शेयर होल्डिंग उनकी मिलाकर 10% है। ठीक है, वापस से सुनना, इधर 51% चाहिए, इधर इधर 75% चाहिए। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसा है जिसके पास टोटली 10% ही होल्ड करता है, वो इन्वेस्टर का ग्रुप। ये बताओ इन 10% लोगों की हाँ या ना का कोई फर्क पड़ेगा क्या किसी भी रेजोल्यूशन पे? ये हाँ बोले चाहे ना बोले, अगर हमें बाकी बचे 75 या 51 लोग हाँ बोल देते हैं या ना बोल देते हैं ना, बात वहीं खत्म हो जाती है। इन 10% लोगों को की कोई वैल्यू नहीं है फिर वहां पर। तो इसका मतलब है जो इन्वेस्टर बहुत ही कम होल्ड कर रहे हैं शेयर्स, और मतलब ऐसा समझो कि 90% लोग जो है वो किसी चीज के फेवर में है, लेकिन 10% उस चीज के अगेंस्ट में है, तो उन 10% की बात ही नहीं सुनी जाती है। उन्हें बोला जाता है माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जिनकी कभी आप लोग जिनको इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। आपको ये लगता है कि ठीक है इनकी बात सुनो या ना सुनो, आपको अपना रेजोल्यूशन तो पास हो ही जाता है ना, इसलिए उसको माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, अभी बस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मेरे को पता है कि शायद नहीं समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा आगे का टॉपिक है। आपको अभी के लिए इतना समझना जरूरी था कि माइनॉरिटी का मतलब ऐसा है कि जिनकी हाँ या ना का कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे उन लोग आपको हाँ बोले किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए, और चाहे ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे आपकी कंपनी का डिसीजन जो है वो चेंज नहीं होता है। उन लोगों को बोला जाता है माइनॉरिटी, जिसको मेनली 10% कैलकुलेट किया जाता है, बट डिपेंड करता है अपॉन द सिचुएशंस। अगर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कुछ और डिमांड करे तो ये 10% से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, आपका डाउट क्लियर हुआ मयंक?
तो देखो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 8 कंपनी को, इसको फटाफट से रिवाइज करके फिनिश करते हैं ताकि अपन नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखो क्या है सेक्शन 8 कंपनी में, मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज तो सेक्शन 8 माइंड में आते ही आपके माइंड में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए, क्या? एनपीओ। क्या है ये एनपीओ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर लिखा भी है, एनपीसी में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी लिखा है, सी को ओ कर दो तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका पर्पस क्या है? चैरिटेबल, फॉर्म्ड विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसका एक्चुअली मकसद भी क्या होता है? सिर्फ चैरिटी या डोनेशंस के लिए वर्क करना, लोगों के लिए भलाई का काम करना, कुछ वेलफेयर करना, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। जिसके ऑब्जेक्ट को याद करने का सिंपल सा तरीका है, जहां भी आपको ऐसा लगे ना कि ये तो नॉर्मल, एक चीज बताऊं क्या, जो आप लोग हिंदी में जिन चीजों पर ए से लिखा करते थे ना, ये वो आते थे पर्यावरण प्रदूषण और ये चैरिटी वगैरह, मेरे को इतना प्रॉपर नहीं आ रहा। जितने भी अपन वो जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी वो ऐसे लिखा करते थे, वो सब इस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। वैसे यहाँ आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये तीन तो हमारे सब्जेक्ट ही हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, चैरिटी, रिसर्च, डोनेशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी आपके दिमाग में आता है ना, ऐसा समझ लो ये इस तरीके के सारे ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी कर सकती है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि एनपीसी का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अगर कंपनी को हो भी जाता है तो वो मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेंबर्स तो प्रॉफिट्स अर्न करने के पर्पज से आए ही नहीं थे कंपनी के पास, उन्होंने प्रॉफिट्स के लिए तो कंपनी बनाई ही नहीं थी। तो इसी वजह से प्रॉफिट्स को क्या नहीं किया जाता? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। आप प्रॉफिट्स को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। डिविडेंड मतलब लाभांश, यानी कि जिस जो प्रॉफिट्स में शेयरिंग मिलता है, वो प्रॉफिट्स में शेयरिंग आपके मेंबर्स को नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है उस प्रॉफिट का? फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है सेम ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। मतलब कि आप अपनी ही फर्म में, अपनी ही कंपनी में उसे इन्वेस्ट कर लेंगे ताकि आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से सर्विसेज दे पाए। और अगर आपकी कंपनी को खुद को जरूरत नहीं है तो आप किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सेम ऑब्जेक्ट है वहां उसे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि वो लोग उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। अब क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी लोगों के लिए बनाई गई है, तो लोगों के साथ चीटिंग या फ्रॉड नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया? लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपलसरी बनाया गया कि जब भी कंपनी सेक्शन 8 की तरह ऑपरेट करना चाहती है खुद को, तो जरूरी कंडीशन क्या है कि आपको खुद को लाइसेंस लेना होगा। जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं, कि बहुत सारे नियम, कायदे, शर्तें, कानून आपको मानने होते हैं। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी शर्तों को, सारी कंडीशंस को फॉलो करने को रेडी हो जाते हैं, तब आपको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस की वजह से आपको एग्जम्पशन मिलता है कुछ वर्ड से। कौन से वर्ड से? प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी। और ये जो प्राइवेट है ना, इसको मैंने मेरे इसमें यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ लिमिटेड कर लेना। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी वर्ड से आपको क्या मिल जाता है? एग्जम्पशन मिल जाता है। लिमिटेड कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कौन सी कंपनीज यूज करती हैं? जो प्राइवेट होती हैं। और ओपीसी जो 1% कंपनीज होती हैं। तो इन सारे वर्ड से आपको क्या मिल जाता है? फ्रीडम मिल जाता है। आप कोई भी वर्ड अपने नाम के आगे यूज कर सकते हो, एसोसिएशन, चैम्बर, क्लब, इस टाइप के वर्ड्स जो नॉर्मली कंपनीज को अलाउड नहीं होते हैं, बट आपको वो वर्ड्स फिर अलाउ हो जाएंगे। अब जब आपने खुद को बनाया है तब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है, तो जब आप खुद को कन्वर्ट करवाएंगे तब भी आपको क्या लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप ये बता रहे हैं कि देखो जब हमने खुद को बनाया था तो हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इन इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज हो चुका है, अब हम खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए पूछना पड़ेगा। प्लस जब भी कभी आप अपने एओए या एमओए को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, ऑल्टरेशन मतलब चेंज करा जाता है जब भी कभी एओए या एमओए में। एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों को मिलाकर कंपनी का संविधान माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वैसे ही कंपनी के मेंबर लोग भी कभी एमओए और एओए के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सबके राइट्स और ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हमको कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे ही मेंबर्स को कहाँ से मिलेंगे? एओए और एमओए से मिलते हैं।
तो ये एओए और एमओए में जो आपका मेन डॉक्यूमेंट था कंपनी को बनाने का, उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए अप्रूवल लेना होता है। देखो आप ये जो एमओए और एओए के लिए मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं ना, ये प्लीज एक बार है ना थोड़े से आप लोग इसको होल्ड ऑन करके रखो। कुछ दिनों में ना हम लोग ये एओए और एमओए बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस ऐसा समझ लो, एमओए से छोटा होता है एओए। एमओए में जो बातें लिखी है ना, एओए कभी भी उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। एओए को हमेशा एमओए की बात माननी पड़ेगी। अगर एमओए मेरा ये है तो एओए ये है, ये अगर एमओए है ना तो ये एओए है। बस ऐसा समझ लो, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो। एओए थोड़ा सबऑर्डिनेट होता है एमओए से। बाकी जो भी आपके डाउट्स है ना एमओए और एओए को लेकर, ये आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बट अभी अगर मैं अधूरा सा समझा दूंगी तो आपके माइंड में और ज्यादा डाउट्स पुटअप होने लगेंगे, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो इस केस में सेक्शन 8 कंपनी के केस में भी क्या मानी जाती है, लिमिटेड ही मानी जाती है, लिमिटेड ही होती है। कैसे होती है लिमिटेड, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि अनलिमिटेड कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कंपनीज दो ही टाइप की होती है, या तो शेयर्स से लिमिटेड होती है या गारंटी से लिमिटेड होती है। और कंपनी है ये भी तो कंपनी है, बाकायदा कंपनी की तरह रजिस्टर हुई है। यहाँ भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। मैम इस यहाँ सेक्शन 8 कंपनी को भी परपेचुअल सक्सेशन मिलता है, सेक्शन 8 कंपनी को भी उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिलता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है। सारी जो डेफिनेशंस वगैरह में हमने पढ़ा था ना क्लैप्स वाले प्रोविजन, वो सब इस पर भी अप्लाई होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी, ये मैंने आपको बोला था गाइस, ऑडियो प्रॉब्लम सबको आ रहा है क्या? नो मैम। मैम कब तक क्लैप्स और सेक्शन 8 ही पढ़ते रहेंगे? देखो कुछ बच्चे ना थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज ले रहे हैं हम, रिवीजन ले रहे हैं हम लोग। आज में अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और मैं देखती हूँ या तो आज ही या फिर कल से अपन नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है। पार्टनरशिप, और वैसे एक चीज अच्छी भी आप लोग के लिए, लॉ में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना रिवीजन लेते हैं। जितना ज्यादा आप लॉ को रिवाइज करेंगे ना, आपको उतना ज्यादा ये डीप सेंस समझ आएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया टॉपिक समझ आएगा, कुछ नए डाउट्स अराइज होंगे। तो लॉ को बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे लॉ इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अकाउंट्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको क्या होता है, आपने एक बार समझा एंड दैट्स इट। लॉ में ऐसा नहीं है, समझने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको इसको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको याद रह सके कि कौन से टॉपिक में मैम ने कितने प्रोविजन बताए थे। तो देखो पार्टनरशिप फर्म का मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, फर्म में बिकम इट्स मेंबर। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस? फर्म इक्वल्स टू पार्टनर्स। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, लेकिन फर्म को कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाता है। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनर्स और फर्म जो होते हैं वो एक ही चीज माने जाते हैं। ग्रुप ऑफ पार्टनर इज इक्वल्स टू फर्म। अब फर्म का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से फर्म नॉर्मल केसेस में किसी दूसरी कंपनी का अगर शेयर होल्डर मेंबर बनना चाहे खुद के नाम से, तो फर्म नहीं बन सकती। पार्टनर्स इंडिविजुअली खुद के नाम से बन सकते हैं, लेकिन फर्म के नाम का कोई वैल्यू नहीं होता है इन केस ऑफ अदर कंपनीज। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो इस रूल का एक एक्सेप्शन होता है। क्या बोला गया है? पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम से इसमें मेंबर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म के नाम से सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं, खुद के नाम से मेंबरशिप एक्वायर करना पॉसिबल होता है। ये इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है, लॉ का बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ये। जो पूरे पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा फर्म के नाम से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, न ये कभी किसी पर सू कर सकते हैं, ना कोई और इस पर सू कर सकता है। फर्म के नाम पर सू करना भी हो तो इसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है, और रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कंपलसरी नहीं होता है। आप लोग आगे जैसे पार्टनरशिप में हम लोग मूव ऑन करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझ आएगी।
कि ये एक्सेप्शन कैसे है इसका, क्योंकि बाकी केसेस में पार्टनरशिप फर्म के लिए फर्म को ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, पार्टनर्स का खुद का वैल्यू होता है, बट फर्म अपने आप में कुछ नहीं होता है, फर्म और पार्टनर एक ही चीज होते हैं। कंपनीज के केस में कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि फर्म जो होती है वो इसकी मेंबर बन सकती है। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। ये इट को इफ कर लेना, ये इफ है, ये इफ गलती से लिखा हुआ है। कब कब रिवोक हो जाएगा, कौन से लाइसेंस की बात कर रहा है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जब भी खुद को बनाना होता है तो लाइसेंस लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाता है अगर चार चीजें हों। पहला, वॉयलेट्स दी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को बनाया गया था, ये जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी को बनाया गया था, आपने ये बोला था हम प्रॉफिट अर्निंग नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रॉफिट्स मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे हो, आप डिविडेंड बांट रहे हो, मतलब आप वॉयलेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। या फिर कॉन्ट्रावेन कंडीशंस, कौन से कंडीशंस, जिन कंडीशंस पर आपको लाइसेंस इशू किया गया था, जो शर्तें आपको माननी चाहिए थी बट आप उनको नहीं मान रहे हो, तो वो कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन अगर आप कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। कंडक्ट फ्रॉडुलेंटली, आप लोगों को चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ में। एंड प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्री जुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के साथ में चीटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, आपका एक तो लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। लाइसेंस कैंसिल करने से ये जो आपको एग्जम्पशन मिली थी लाइसेंस के वजह से, वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपकी ये लाइसेंस कैंसिल हो जाती है तो अब आपको अपने नाम के आगे या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने पड़ेंगे, मतलब आपको खुद को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा खुद को या फिर प्राइवेट कंपनी में। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि आपकी कंपनी को बंद कर देना इज मच मोर बेटर, तो कंपनी आपके वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकाल सकती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि यार इसका कंटिन्यूअंस रखना इज बेटर, पब्लिक के लिए ये अच्छा काम कर रही थी, तो उस केस में आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर दिया जाएगा, दो कंपनीज को मिलाकर एक बना दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद उनके राइट्स, ड्यूटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज क्या रहेंगे, ये डिसीजन किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था 8 चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ये 8 पॉइंट्स है, सेक्शन 8 मतलब 8 पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए जब भी कभी इसकी बात की जाए। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, वो टॉपिक्स हमारे हो गए क्लियर। सेक्शन 8 कंपनी में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट्स? तो देखो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपने, जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था वहां से। प्राइवेट कंपनीज तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आज इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी में नो डाउट? तो देखो आज इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ते हैं आज। आपको याद हो तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी के बेसिक टाइप्स होते हैं दो, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी क्या होती है, ये प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। कैसे है प्राइवेट कंपनी का टाइप, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी की दो ब्रांच निकलती है, दो बच्चे निकलते हैं इसके, एक है ओपीसी और एक है इसका स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 एंड ओपीसी का है 2 सबसेक्शन 62।
तो देखो क्या होता है फिर स्मॉल कंपनी में। पहला तो आपको स्मॉल कंपनी के नाम से ही क्या समझ आ रहा है, स्मॉल के नाम में ही क्या छुपा है कि ये कंपनी कैसी होगी। स्मॉल कंपनी के नाम से कैसे समझ आ रहा है, छोटी सी कंपनी होगी। ठीक है, जिसको अगर हिंदी में समझा जाए तो लघु कंपनीज बोला जाता है। लघु उद्योग नहीं बोल सकते आप इसको, उद्योग इंडस्ट्रीज को बोला जाता है, बट ये एकदम छोटी कंपनीज होती हैं। अब ये छोटी कैसे होती है, किस सेंस में छोटी होती है वो समझना। आपको याद है मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कल नहीं परसों, जब हमने टेबल पढ़ा था मेंबर और डायरेक्टर लोग के लिए, तब हमने डिस्कस किया था, बताओ पब्लिक कंपनी ज्यादा बड़ी होती है या प्राइवेट कंपनी ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा वाइडर कौन होती है। हम लोगों ने लास्ट पब्लिक कंपनी। एग्जैक्टली क्योंकि पब्लिक के अंदर मेंबर्स कितने हो सकते हैं, नो लिमिट अनलिमिटेड हो सकते हैं। प्राइवेट पर लिमिट लगती है कि उसमें 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, और उसके डायरेक्टर्स भी इसी वजह से कम रहते हैं। स्मॉल से आपको क्या समझ आ रहा है, छोटी। छोटी का मतलब है पब्लिक तो नहीं बन सकती है, क्योंकि पब्लिक तो अपने आप में ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 285, ये अपने आप में ही कैसे स्टार्ट होती है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ऐसे इसके वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। अदर देन अ पब्लिक का मतलब, अदर देन अ पब्लिक का मतलब ये होती किस टाइप की कंपनीज है, प्राइवेट नेचर की कंपनीज होती हैं। ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी मानी जाती है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि मैम ये प्राइवेट का पार्ट होती है, लेकिन ये छोटी कैसे होती है वो बताओ। देखो छोटी ऐसे होती है, छोटी ऐसे होती है कि इसका जो कैपिटल है ना, वो तो होता है मैक्सिमम 50 लाख, और इसका जो टर्नओवर होता है वो होता है मैक्सिमम 2 करोड़। अब आप बोलोगे मैम पेड अप कैपिटल और टर्नओवर क्या होता है। देखो पेड अप कैपिटल तो होता है, मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों का जो इश्यूड कैपिटल है, यानी कि जो आप लोग का फेस वैल्यू है, मान लो उसका कुछ पार्ट आपने मंगवा लिया और उसका कुछ पार्ट आपको पे कर दिया गया है, तो शेयर होल्डर्स ने आपको जितना पार्ट पे कर दिया है वो पेड अप कैपिटल होता है आपका। वो पेड अप कैपिटल अगर किसी कंपनी का 50 लाख या उससे कम है, मतलब अप टू 50 लाख है, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी, फिर स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। मैक्सिमम लिमिट है कि आप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। इससे ज्यादा की अगर आपके पास कैपिटल पड़ी है तो माना जाएगा कि आप स्मॉल नहीं हो, फिर आप छोटी नहीं मानी जाएगी। दूसरा है टर्नओवर जो होता है वो मैक्सिमम इसका रहता है 2 करोड़ का। ठीक है, मैक्सिमम 2 करोड़ का टर्नओवर। अभी टर्नओवर क्या होता है, इन शॉर्ट ऐसा समझ लो, जो आपको रिसिप्ट मिलते हैं ना सेल्स वगैरह के थ्रू, जो आपका सेल्स होता है, आपने स्टॉक बेचा वगैरह उसके थ्रू आपको जो भी मिला, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स आप लोग करते रहते हैं, ये सेल्स जो आपको करते हैं, इसको बोला जाता है टर्नओवर आपका। ये कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है, 2 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी सेल्स है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि ये छोटी कंपनी नहीं है। 2 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है फिर। अब देखो एक चीज समझना, कोई भी कंपनी खुद को स्मॉल रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, या खुद को स्मॉल, मतलब कोई भी कंपनी खुद को स्मॉल दिखाना चाहेगी या स्मॉल नहीं दिखाना चाहेगी, तो उसके लिए है कि कोई भी कंपनी स्मॉल बनना पसंद करती है। कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 3 करोड़ है, वो यही चाहेगी कि मैं इस तरीके से हेर फेर करके शो करूं कि मैं 2 करोड़ ही शो करूं, ताकि मैं स्मॉल कंपनी में बन सकूं, स्मॉल कंपनी बना रह सकूं। क्यों चाहती है कंपनीज कि मैं स्मॉल ही रहूं, क्योंकि स्मॉल कंपनी को बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, बहुत सारी छूट मिलती है कि आपको ये काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप लोग रहने दो। ऐसा माना जाता है स्मॉल है, मतलब छोटी है, बच्ची है, नहीं कर पाएगी इतना काम, इतने प्रोविजंस, इतने फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस कंपनी के लिए। तो ये माना जाता है ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल है, स्मॉल को स्मॉल ही रहने दो। तो इसको बहुत सारे छूट मिल जाती है, बहुत एग्जम्पशंस मिल जाती है, इस वजह से ये खुद को छोटे ही रखना ही पसंद करती है। ये खुद को, अब अगर ये चाहती है कि मेरे ज्यादा होने पर भी, पेड अप कैपिटल वगैरह है या टर्नओवर ज्यादा होने पर भी ये खुद को छोटा ही दिखाना चाहे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझना, देखो एक तो केस होता है, अभी तक मैंने आपको इतना इतना ही बताया, इतना ही समझाया अभी मैंने आपको, इसके नीचे वाला पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, समझेंगे। उससे पहले आप लोग ये समझो
मैंने बोला किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ होना चाहिए, तभी वो कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है। अब मुझे एक बात बताना, आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ। एक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 49 लाख और उसका टर्नओवर जो है वो है 2.5 करोड़। क्या ये कंपनी खुद को स्मॉल कंपनी बता सकती है? नो मैम। यस मैम। नो मैम, नो मैम। बता सकती है। आपने नो जो आंसर दिया है वो सही है। उस नो का आंसर देने के लिए आपने एक लॉ के प्रोविजन को ध्यान में रखा है। देखो आपने क्या ध्यान में रखा है, कई बार क्या होता है, ये दो जो कंडीशंस आपको मिलती है ना, कई बार इन वर्ड्स के बीच में और लिखा होता है और कई बार इनके बीच में एंड लिखा होता है। आपको हमेशा इस चीज पर फोकस करना है कि जब भी कभी 2 या 3 चीजें मुझे पता चले तो मुझे ये देखना है कि इनके बीच में और है या एंड है। एंड है का मतलब मुझे ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ में फॉलो करनी है। साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने का मतलब अगर ये 49 लाख है तो ये भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी 50 से कम और ये भी 2 करोड़ से कम, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दोनों और होता और फिर मैं आपको ये बोलती ये 49 लाख का पेड़ तो फिर भी ये स्मॉल कंपनी रहती। अगर और होता मैम तो वॉइस प्रॉब्लम। एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम। यस मैम। यस नो मैम। मैम, बीच में कट रही हो। यस मैम। यस मैम। वेट वेट लेट मी चेक। कुछ बोल रहे मैम वॉइस कट रही है, कुछ बोल रहे नहीं कट रही है। पता नहीं मेरे पास नेटवर्क इश्यू है या आप लोगों के पास है। ओके लेट मी चेक। मेरा नेटवर्क एकदम सही है बेटा, आप लोगों का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। ये नहीं कट रही मैम। अभी क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके ये क्या है, बीच बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है आप लोग को। तो देखो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना दोनों के बीच में, ये आप लोग अपने नोट्स में जहां भी आपने इसे कॉपी किया है ना वहां पर लिख लो एंड। ये दोनों वर्ड्स के बीच में, ये दोनों पेड अप और टर्नओवर का जो लिमिट है, इनके बीच में जो वर्ड यूज हुआ है वो है एंड। ठीक है, एक चीज और है, देखो क्या है, ये जो लिमिट आप पढ़ रहे हैं ना कि मैक्सिमम 50 लाख मैक्सिमम 2 करोड़, इस तरीके की लिमिट्स और आपको मिलेंगी जिनको लॉ के टर्म्स में बोला जाता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड लिमिट्स बोला जाता है इनको। अगर आप कहीं पर ये वर्ड्स देखें तो आपको ध्यान में रहे कि हमें क्या है इस बात का मतलब क्या है, तो उसके लिए समझा रही हूँ। ये जो इस तरह के मॉनेटरी लिमिट्स आपको दिए जाते हैं ना तो उन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट्स बोला जाता है। जो फिगर्स में मिलते हैं आपको, ये इस तरीके के फिगर्स में जो लिमिट्स दिए जाते हैं इन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये स्मॉल कंपनी प्राइवेट नेचर की होती है, इसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस होता है और इसका जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस होता है। अभी इसके बाद में भी एक चीज और बचती है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं की। क्या है, देखो इसके नीचे भी लिखा है अदर हायर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट विच इज मैक्सिमम 10 करोड़। देखो ये जो चीज लिखी है इसका लोग गलत मतलब ले लेते हैं। इसे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पेड अप कैपिटल 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक हो सकती है,
जबकि ऐसा नहीं है। पेड अप कैपिटल का लिमिट गवर्नमेंट ने 50 लाख ही बताया है। अदर हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, या अदर हायर अमाउंट जो है, अदर हायर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, ये हो सकती है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। इन वर्ड्स के बीच में ऐसा वर्ड्स यूज हुए हैं, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जैसा भी प्रेस्क्राइब हो सकता है, बट अभी तक प्रेस्क्राइब हुआ नहीं है। मतलब कभी फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर चाहे कि मैं इस 50 लाख को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो भी वो मैक्सिमम इसे इंक्रीज करके 10 करोड़ तक कर सकता है, बट अभी तक किया नहीं है। अभी भी अपने ऊपर एप्लीकेबल जो है, स्मॉल पर जो एप्लीकेबल लिमिट है वो अभी भी कितनी है, 50 लाख रुपए की ही है। ये जो और के बाद जो वर्ड्स है ना, जो बुक्स में आपको एक्चुअल वर्ड्स मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे, अदर हायर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, अदर हायर लिमिट, अदर हायर अमाउंट which may be prescribed which should not be higher than 10 करोड़। मतलब जो बाद में कभी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे भी तो 10 करोड़ कर सकती है। 10 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बढ़ाना गवर्नमेंट को भी पावर नहीं दिया गया है कि वो इससे 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये हमारे ऊपर नहीं है, ये गवर्नमेंट पर है। तो आपको इसके वर्ड्स जो है वो ढंग से याद करने हैं। कैसे कि पेड अप कैपिटल और अगर टर्नओवर का लिमिट आपको चेक करना है क्वेश्चंस में, अगर कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है और आपको उसमें चेक करना है, तो आप 50 लाख और 2 करोड़, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का 50 लाख 2 करोड़ वैसे ही चेक करोगे। वहां आपको लिखना जरूर है, मेंशन करना है आपको कि अदर हायर लिमिट जो है वो 10 करोड़ हो सकती है, और यहाँ पर टर्नओवर के केस में ये अदर हायर प्रेस्क्राइब लिमिट जो है वो 100 करोड़ हो सकती है, मे बी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। ये 10 और 100 करोड़ जो है ये हो सकता है, हुआ नहीं है। और इसको गलत इंटरप्रेट मत करना, इसको 2 करोड़ से 100 करोड़ मत समझ लेना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 ऐसा मत समझना, ये मैक्सिमम 2 ही है। इज इट क्लियर? तो ये होती है हमारी स्मॉल कंपनी जिसे पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दोनों की कंडीशंस को फॉलो करना होता है। अगर आप कुछ मॉड्यूल्स या किसी के पास पुराना पीडीएफ होगा तो ये 10 और 100 की जगह 2 और 5 मिलेंगे आपको, तो वहां देखकर घबराना मत कि मैम ने ये गलत क्यों बताया। ये चेंज हो चुके हैं, अमेंडेड प्रोविजंस हैं, चेंज हो चुके हैं, 2019 में चेंज हो गए थे ये। तो आपको यहाँ पर ये 10 और 100 करोड़ ही ध्यान में रखने हैं। किसी को कोई डाउट है स्मॉल कंपनी के इस प्रोविजन में? आपको 3 पॉइंट्स मिले हैं। 3 पॉइंट्स कौन से? एक तो ये कंपनी है, कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम 2 करोड़ का होता है। बस इतना याद रखा, इतना आपको इससे समझ में आया। अभी एक टॉपिक और है इसमें जो हम लोग देखो अभी पढ़ते हैं, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद, कुछ अपवाद भी होते हैं इसके। अपवाद का मतलब है ऐसे प्रोविजंस जिन पर जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के, वो अप्लाई नहीं होंगे। कौन से प्रोविजंस है जिन पर ये अप्लाई नहीं होंगे? एक तो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ये कभी भी स्मॉल नहीं बोली जाती है, ठीक है। एक होती है हमारी होल्डिंग सब्सिडरी, इस पॉइंट को आप ड्यू रखेंगे। ड्यू क्यों रखना है? क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि होल्डिंग और सब्सिडरी होती क्या है। जो स्टेट्यूटरी कंपनीज जिनके लिए एक अलग स्टेट्यूट पास हुआ है, उन्हें भी हम स्मॉल कंपनी कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों है ये समझना। देखो स्टेट्यूटरी कंपनीज के लिए एक अलग स्टेट्यूट पास हुआ है, इनके उस स्पेसिफिक स्टेट्यूट ने उन्हें जो प्रोविजन बताए हैं स्मॉल है या नहीं है। हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कभी भी किसी दूसरी कंपनी के लिए ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो छोटी है या बड़ी है। नॉर्मली कंपनीज के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए अलग एक्ट बना हुआ है वो उनका अलग एक्ट जो है वो बताएगा कि ये छोटी है या नहीं है। हमारे एक्ट के प्रोविजंस उन पर इस तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं।
तो स्टेट्यूटरी कंपनीज को हमें समझ आया कि उनके लिए अलग एक्ट बना हुआ है और वो अलग एक्ट उन्हें बताएगा कि उन पर ये प्रोविजन अप्लाई होने हैं या नहीं होने, हमारे वाले रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 8 पर क्यों नहीं अप्लाई होते हैं? बिकॉज सेक्शन 8 को बहुत चैरिटी डोनेशन होता है, इनका काम जो होता है, कौन से वाला वापस बताऊं, पूरा स्मॉल कंपनी या फिर सिर्फ एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन बताओ मैम। देखो एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये 3 कंपनीज ऐसे हैं जिनको कभी भी स्मॉल नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है वो समझना। स्टेट्यूटरी कंपनीज का मतलब है वो जिसके लिए एक अलग से स्टेट्यूट बन चुका है, जिसके लिए एक अलग एक्ट बना है। वो स्मॉल है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके खुद के एक्ट के प्रोविजन से पता चलेगा। खुद का जो लॉ है वो बताएगा कि ये स्मॉल है या नहीं। जैसे बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मान लो कोई और डिस्क्रिप्शन देता है या फिर ये एक्ट बोलता है हमारी बैंकिंग कंपनी कोई छोटी बड़ी नहीं है, सब इक्वल है, तो वहां आपका कंपनीज एक्ट का रूल अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है। जब भी कभी कंपनीज के लिए कोई अलग एक्ट बना हुआ होता है तो ये कंपनीज उसी को फॉलो करती है। ये आपकी बातें नहीं मानेगी, ये खुद के एक्ट की बातें मानेंगी। इसलिए स्टेट्यूटरी कंपनीज को हमारी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से हम स्मॉल या बिग कंपनीज नहीं बोल सकते हैं। ये हमेशा खुद के एक्ट से गवर्न होती है। होल्डिंग सब्सिडरी को मैंने आपको बोला एक बार के लिए ड्यू रख लो, पहले हमें ये समझना होगा कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, फिर हमें ये पता चलेगा कि ये एक्सेप्शन क्यों है स्मॉल कंपनी का। फिर अपना नेक्स्ट है सेक्शन 8 कंपनी। देखो सेक्शन 8 कंपनी जो होता है उसका काम होता है चैरिटी वगैरह के लिए कवर करना। मैं ये बोलती हूँ कि इसका कोई टर्नओवर होता ही नहीं है। क्या मैंने सही बोला? यस मैम। क्योंकि ये सेल परचेज के लिए काम ही नहीं करती है। ये जो भी काम करेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। अब जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है तो 2 करोड़ या बिना 2 करोड़ तो का तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो इस वजह से इसको एक्सेप्शन में डाला गया है स्मॉल कंपनी के लिए। इस पर स्मॉल कंपनी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। स्मॉल कंपनी के प्रोविजन उन पर अप्लाई होते हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए बनाई गई होती है। ठीक है, तो ये थे अपने स्मॉल कंपनी के डेफिनेशंस, जिसका हमने सेक्शन पढ़ा 285। अभी देखो आपको, वैसे हम लोग प्रॉपर तो होल्डिंग सब्सिडरी कल पढ़ेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लो कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है और कैसी होती है और इन्हें एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो समझना, सपोज करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अच्छे से समझ लेना, बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आने वाली चीज। एक कंपनी है वाई लिमिटेड। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग को सबको ये वॉइस का इशू इतना, यस मैम। एक यस सेकेंड। मैम।